बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटा मोनेरा। इसमें जो बुनियादी तौर पर हम टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो 3 टॉपिक्स हैं: साइज़ और शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आगे फिर जो लास्ट पे टॉपिक हम डिस्कस करना है, इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब साइज़ ऑफ बैक्टीरिया पे आते हैं हम। बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो अगर हम देखें तो 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। मतलब इतने ज़्यादा 600 माइक्रोमीटर तक होते हैं कि प्रिंटेड हाइफी से भी जो है वो इनकी जो है लेंथ क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। शेप में भी ये वेरी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी वेरी कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से हैं, माइकोप्लाज्माज हैं, जो कि जिनके पास हमारे पास ऊपर सेल वॉल भी नहीं होती है। ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनकी बात करें तो 100 से 200 नैनोमीटर होती है इनके, मतलब 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर इनकी जो है वो लेंथ होती है। सबसे छोटे होते हैं बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट वायरस जो पॉक्स वायरस होता है, जो सबसे बड़ा हमारे पास वायरस होता है, तो उसके मुकाबले में उसके साइज़ के बराबर हमारे पास जो होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा का साइज़ पॉक्स वायरस के जितना ही होता है। जो पीछे हमने पढ़ चुके हैं 250 नैनोमीटर, हमने जो पीछे उसका साइज़ पढ़ा था पॉक्स वायरस का, और पार्वा वायरस का 20 नैनोमीटर, तो ये उसी रेंज में ही आ रहा है माइकोप्लाज्मा का भी साइज़। आगे अस्कार्चिया कोलाई की बात करें, जो बेसिलस है हमारे पास, तो उसकी रेंज की साइज़ 1.1 से लेकर 1.5 तक उसकी विड्थ होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो उसे 6 माइक्रोमीटर तक उसकी लेंथ हो सकती है। और कुछ हमारे पास स्पायरोचीट्स स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं जो 500 माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं। और स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो वो 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक हो सकते हैं। आगे हमारे पास ह्यूजली वो जो डिस्कवर हुआ है बैक्टीरियम्स बड़ा, अकैंथ्रस निग्रोफिस्कस जो है वो सर्जन फिश में ये दरियाफ्त हुआ है। फिशल सोनाई अकैंथ्रस निग्रोफिस्कस जो है वो फ़िश, दो यूपलिप्सियम्स फिशल सोनई जो है, एपिलिप्सियन फिशल सोनई जो है ये इसका नाम है बैक्टीरिया का। और ये 600 माइक्रोमीटर जो है लेंथ में और 880 बल्कि 80 माइक्रोमीटर जो है लेंथ में, मतलब स्मॉलर दैन द प्रिंटेड हाइफी। मतलब अब बैक्टीरिया के यहाँ लार्ज एवरेज जो है यूकैरियोटिक सेल से होता है, उससे भी बैक्टीरिया कई किस्म के हमारे पास लार्ज हो सकते हैं। आगे ये हमारे पास इनका साइज़ था। अगर शेप की बात करें दो किस्म, तो साइज़ भी हमने पढ़ना था और शेप भी पढ़नी थी। शेप की बैक्टीरिया की बात करें तो शेप इनकी जो है 3 बेसिक कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। कोकाई जो होते हैं हमारे पास ओवल शेप बैक्टीरिया और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। राउंड शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो बेसिलस होते हैं। और कोमा शेप और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की बात करें तो उसको स्पाइरल बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये 3 किस्म के होते हैं। और बात करते हैं हम कोकाई की। कोकाई के कौन से होते हैं, ओवल और या स्फीरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और इनकी को आगे प्लेन ऑफ डिवीजन्स के लिहाज से हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। सिंगल बैक्टीरिया को हम कोकस कहते हैं। अगर एक प्लेन में होती है डिवीजन, तो अगर 2 ही हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस। अगर एक प्लेन में डिवीजन इस तरह होती है कि एक से ज़्यादा जो है बैक्टीरिया एक प्लेन में आ जाते हैं तो और एक चेन में आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर प्लेन डिवीजन हमारे पास 2 प्लेन में हो जाती है, इस तरह पहले 2 बने फिर इसके नीचे अगर 2 बन गए इस तरह, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टेट्राड बनता है, ये वाला टेट्राड। और अगर हमारे पास 3 डिवीजन में प्लेन ऑफ डिवीजन होती है कि 4 आगे सेल बने और इसके पीछे फिर 4 बने, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सार्सिनिया। और रैंडमली अरेंज्ड हो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो जब बेसिलाई की, वो क्या होती हैं, स्टेफाइलोकोकस। अगर इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इधर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, जो कि हमारे पास ये भी नमूनिया से रिलेटेड है।
आगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि कॉमन जो कि सोर थ्राट का सबब बनता है हमारे पास। तो ये 2 एग्जांपल इसकी हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास बेसिलस के। बेसिलस हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। तो सिंगल ये बेसिलस होता है, अगर 2 बैक्टीरिया हो तो डिप्लोबेसिलस, और एक चेन हो हमारे पास बैक्टीरिया की तो हमारे पास क्या कहेंगे उनको स्ट्रेप्टोबेसिलस। और ये सारी के सारी डिवीजन एक ही चेन प्लेन में होती हैं। एक से ज़्यादा प्लेन में डिप्लोबेसिलस बैक्टीरिया अपीयर नहीं कर सकते, मतलब इस चेन में इधर ये इस तरह जो है डिप्लोबेसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर डिप्लोबेसिलस में नहीं होता। अगर कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया जो ओवल शेप्ड होता है हमारे पास, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड और ओवल का मिक्सचर, तो उसको हम क्या कहेंगे कोकोबेसिलस बैक्टीरिया। अब इसकी अगर एग्जांपल की तरफ आएँ तो रॉड शेप बैक्टीरिया के हमारे पास एस्कार्चिया कोलाई, बेसिलस सबटाइलस और सीडोमोनास इसकी एग्जांपल हैं। और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कॉइल्ड शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो इसकी आगे फर्दर 3 किस्म की टाइप्स हैं। विब्रियो, एक कार्व्ड और कोमो शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरिलम हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि थिक और रिजिड होते हैं। और स्पायरोचीट हमारे पास जो है वो होते हैं, स्पायरोचिट्स की बात करें तो थिन रिजिड स्पाइरल होते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो विब्रियो और हाइफो माइक्रोबियम इसकी एग्जांपल हैं। फिर आगे हम इसके बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर्स, तो बैक्टीरिया का हम इसमें सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेली बैक्टीरिया, ज़्यादातर हम पीछे हम पढ़े हैं कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, न्यूक्लियाइड मटीरियल्स, राइबोसोम वगैरह, ये हमारे पास सब में पाया जाता है। और लेकिन जो इन्वेलप होता है वो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये पीछे हम शुरू में ये लिखा हुआ है। इन्वेरिएबली सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और क्रोमैटिन बॉडीज़ पाई जाती है। ये मेजॉरिटी ऑफ सेल में हमारे पास पाया जाता है। अगर कैप्सूल की बात करें, हमारे पास कैप्सूल और सलाइम की बात करें, फ्लैजेला की, पिल्लाई की, फिब्रियाई की और ग्रैन्यूल्स की बात करें तो हमारे पास ये ऑल बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हमारे पास। यही इसका सेल स्ट्रक्चर है। अब इनकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल से, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको डिटेल से 1 बाय 1 जानते हैं। फ्लैजेला जो है थिन लाइक हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो थिन होती हैं। और ये जो इस इंट्रोड्यूस होती हैं, तो ये जो है ना बेसल बॉडी से जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट बिनेथ, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट होके बाकी सेल वाल से गुजरते हुए ये बाहर प्रोजेक्ट कर जाते हैं इस तरह। तो इसके नीचे बेस होती है, ऊपर हमारे पास हुक होता है और आगे हमारे पास इस तरह इसका वो स्पाइरल होता है, स्पिंडल होता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसको हम डिटेल में फेडरल बुक बोर्ड से पढ़ेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। फ्लैजेलेंस मतलब ये हमारे पास यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला होता है माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। तो इसका जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो अगर इसकी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस और पैटर्न ऑफ फ्लैजेला की बात के तौर पर इसको अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो एट्राइकस हमारे पास, इसमें कोई भी हमारे पास फ्लैजेला नहीं पाया जाता हमारे पास। मतलब हमारे पास जो कोकाई होते हैं उनमें कुछ चंद एक में ही फ्लैजेला पाए जाते हैं। और लेकिन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलस और स्पाइरलिम है वो उनमें तकरीबन फ्लैजेला ये पाए ही जाते हैं। मोनोट्राइकस क्या हो जाता है, एक फ्लैजेला अगर हमारे पास एक पोर पे पाया जाता है उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस की अगर हम बात करें तो एम्फीट्राइकस में हमारे पास क्या होता है, एक सरफेस पे हमारे पास एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस की में क्या होता है कि एक सेल की एक साइज पे साइड पे हमारे पास क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला इस तरह। तो इसको कहेंगे हम लोफोट्राइकस। और अगर हमारे पास दोनों साइडों पे हमारे पास फ्लैजेला पाए जाते हैं, सिंगल पोलर फ्लैजेला ही पाया जाता है या फिर
कम्प्लेक्स फ्लैजेला पाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे फिर एम्फीट्राइकस। और अगर कंप्लीट फ्लैजेला से ये सराउंड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। लोफोट्राइकस की बात करें, एम्फीट्राइकस की बात करें तो हमारे पास सिंगल फ्लैजेला हो सकता है, दोनों साइडों पे सिंगल सिंगल, या डाईपोलर हो सकते हैं लोफोट्राइकस, या फिर ये भी लो एम्फिलोफोट्राइकस हो सकते हैं, मतलब दोनों साइडों पे इधर भी लोफोट्राइकस इधर भी लोफोट्राइकस। बहुत ज़्यादा फ्लैजेला जब दोनों साइडों पे पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, एम्फिलोफोट्राइकस। और पेरीट्राइकस तो बिल्कुल ही फ्लैजेला के से हमारे पास घिरा होता है। और अगर प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, हमारे पास फंक्शन ऑफ फ्लैजेला की बात करें तो मोटिलिटी। बाकी कीमोटैक्सिस एक्टिविटी में जो केमिकल्स के ज़रिए से मूवमेंट शो करता है, केमिकल को रिस्पॉन्स करते हुए, उसमें भी क्या करता है, फ्लैजेला इन्वॉल्व होता है। आगे पिलाई की बात करें तो ये होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं और ये फ्लैजेला से कम छोटे होते हैं, स्मॉलर देन फ्लैजेला। इसकी प्रोजेक्शन निकली होती हैं बाहर और इनका बुनियादी मकसद मोटिलिटी में नहीं होता। ये जो कंजुगेशन में मदद करती हैं, सेक्स मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं और अटैचमेंट साइड में मदद करती हैं, इसलिए इनको सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। तो अगर ये बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं या नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ये ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। और अगर इन कौन सी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं तो ये पिलन प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। आगे कंजुगेशन में मदद करती हैं, एक तो आगे मीन्स ऑफ अटैचमेंट साइज़ में भी मदद करती हैं। आगे फिर हम सेल इन्वेलप की बात करते चलें। सेल इन्वेलप हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको सेल इन्वेलप कहते हैं, जो कि कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल पर मुश्तमिल होता है। अगर कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जो है रिजिड होता है, टाइटली बाउंड होता है सेल के साथ। और ये अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट पर मुश्तमिल होता है, या प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, या दोनों पर मुश्तमिल होता है। इसके लिए हम इसको ग्लाइको ऊपर कैप्सूल जो है, इन सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम ग्लाइको कैलस का भी नाम देते हैं। और टाइटली बाउंड होता है सेल के साथ और गमी नेचर प्रोवाइड करता है, स्टिकी करैक्टरिस्टिक देता है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया को, और पैथोजेनेसिटी भी ये कैप्सूल देता है। ये सारे के सारे इसके फंक्शन क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, हर एक एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर स्लाइम की बात करें तो ये लूज सालुबल मैस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। इसमें क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन नहीं होती, मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। और इसको स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। तो इसका काम क्या है, पैथोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और ओस्मोटिक फिगोसाइटोसिस से उसको बचाता है, फिगोसाइटोसिस से बचाता है, और ओस्मोटिक उसको बल्कि पैथोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है। ओस्मोटिक लाइसिस से जो है वो सेल वॉल बचाती है हमारे पास। आगे एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो है उसके अंदर और सेल मेम्ब्रेन से ऊपर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, शेल की शेप को डिटरमाइन करता है और ओस्मोटिक लाइसिस से भी इसको बचाता है। तो ये माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट होती है। और आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा मिकदार में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ी कम मिकदार में होती है। तो क्रिश्चियन ग्राम ने ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या किया था, डिवाइड किया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्राइमरी डाइज को रिटेन कर लेते हैं, CV1 कम्प्लेक्स को, और जिसकी वजह से वो हमारे पास पर्पल अपीयर होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो सेकेंडरी डाइज सैफरनिन को रिटेन करते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, पिंक डाइज देते हैं। अब इनका नीचे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक लेयर पाई जाती है सबसे ऊपर, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर पाई जाती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन 50% ऑफ ड्राई वेट पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इधर पेप्टाइडोग्लाइकिन 30% जो है ड्राई वेट पर मुश्तमिल होती है। टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड इसमें मुश्तमिल होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन होते हैं, उसमें टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड हमारे पास नहीं होते। लिपिड का जो कंपोनेंट होता है वो ग्राम
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, 1 to 4% ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और 11 to 12% जो है लिपिड वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ओवरऑल थिकनेस जो है ग्राम पॉजिटिव सेल की ज़्यादा होती है, 20 से 80 नैनोमीटर, और ये 8 से 11 नैनोमीटर होती है। आउटर मेम्ब्रेन कोई नहीं होती ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इधर होती है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो सम में जो है प्रेजेंट होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लग, जबकि सब में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है। अब कभी कभी ये भी वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाई जाती है, लेकिन सब में पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे परमीबिलिटी की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर परमीबल है क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, और लेस परमीएबल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन का स्ट्रक्चर हम पीछे भी पढ़ आए हैं उधर उसमें फेडरल की कुछ बोर्ड बुक में, कुछ हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, और इसकी अमाउंट डिफरेंट सेल टाइप में वेरीज करती रहती है। जैसे हमने देख लिया है कि 50% ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वाल पर मुश्तमिल होता है, और 10% सिर्फ ड्राई वेट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल पर मुश्तमिल होता है। तो ग्लाइकेन चेन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि पेप्टाइड फ्रैगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, शुगर पे ये लॉन्ग चेन होते हैं हमारे पास ग्लाइकी पेप्टाइड के, और शॉर्ट चेन ऑफ शुगर से के साथ हमारे पास जो है उसके साथ अटैच होते हैं। लॉन्ग ग्लाइकिन चेन क्रॉस लिंक्ड विद प्रोटीन फ्रैगमेंट्स, और द इंटैक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल स्ट्रक्चर सच एज शुगर मॉलिक्यूल, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, लिपोपॉलीसेकेराइड, ये सारे के स्ट्रक्चर ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये हम पढ़ाए हैं। कुछ सेल वाल में ये करैक्टरिस्टिक नहीं होती हैं, कुछ सेल वाल में जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक नहीं वो शो करते, और कुछ सेल बैक्टीरिया में सेल वाल होती नहीं है, जैसे माइकोप्लाज्मा है। सेल वॉल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया वो डिफरेंट होती है जो बैक्टीरिया से, और उनमें कोई पेप्टाइडोग्लाइकिन हमारे पास मौजूद नहीं होता है, वो हमारे पास जस्ट प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्चियोबैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होती, उसमें प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल होते हैं वो। आगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या होती है, सेल वॉल के ऊपर हमारे पास, नीचे हमारे पास क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, और माइकोप्लाज्मा में ये सबसे ऊपर पाई जाती है। आगे थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और साइटोप्लाज्म को इसने कम्प्लीटली सराउंड किया होता है। डेलिकेट होती है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि स्टीरोल नहीं होते, इसमें कोलेस्ट्रोल लेकिंग होता है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल डेलिकेट होती है, और डैमेज अगर हो जाए तो इसमें बैक्टीरिया की डेथ का सबब बन सकते हैं, और ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसकी मेम्ब्रेन को ही अफेक्ट करती हैं। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स जो है उसमें कोई हमारे पास कोलेस्ट्रोल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन की अगर फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को ये रेगुलेट करती है, न्यूट्रिएंट, शुगर एंड कट्रोन्स, ये सब की जो है ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, मदद करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए भी इसके अंदर एंजाइम होते हैं। साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मैट्रिक्स में नहीं होती हैं, एंड साइटोस्केलेटन भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें नहीं होता है। और जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान जो हमारे पास इसका जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी आती है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें मूव करते रहते हैं, और इसमें इसकी जो स्पोर्स होते हैं, प्लाज्मिड वगैरह होता है, और इसमें हमारे पास इसके मेसोसोम्स वगैरह होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ये हमें पता है। प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को काउंट करते हुए जो हर चीज़ उसके अंदर होती है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को काउंट करते हुए उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। 10 अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है ना
वो मेजर कंपोनेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म का। और दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें जो इसमें होते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर, तो वो न्यूक्लियर बॉडी हो सकती हैं, राइबोसोम्स की हो सकती हैं, मीजोसोम्स हो सकती हैं, और इसके ग्रैन्यूल्स हो सकती हैं। ये सारा का सारा न्यूक्लियोइड इसको क्रोमाटिन बॉडी भी कहता है। इसका डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, और कोई भी इसमें न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होती है, इसलिए डिस्क्रीट क्रोमोसोम इसमें नहीं होते और सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए ये हप्लाइड होते हैं बैक्टीरिया। और ये सिंगल सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और सेंटर में ये होता है हमारे पास बिल्कुल सेंटर में, तो इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, क्रोमाटिन बॉडी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है और टाइटली फोल्ड हुआ होता है ताकि वो एक जगह पे फोल्ड हो सके। और इसको अगर डाइज की बात करें, इसकी फ्यूजन स्टेन के ज़रिए से इसको हम क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। और स्कार्चिया कोलाई की बात करें तो वो क्रोमोसोम्स कितने, उसका क्रोमोसोम्स की लेंथ की बात करें, क्लोज सर्कल क्रोमोसोम्स उसका 14,000 जो है माइक्रोमीटर तक जो है वो उसकी मेजरमेंट होती है लेंथ की। आगे इसके अलावा प्लस न्यूक्लियोटाइड के अलावा डीएनए के और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे पास इसमें की सर्वाइवल में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं इसके में प्लाज्मिड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसका हमारे पास मैनी बैक्टीरियल कंटेन प्लाज्मिड इन एडिशन टू क्रोमोसोम्स, जो ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और बैक्टीरिया ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं होता, ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन के लिए ज़रूरी होता है। और इसके डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पर। राइबोसोम की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होती हैं, मे आर लूजली अटैच्ड हो सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये इनसे प्रोटीन बनाती हैं। 1000 ऑफ राइबोसोम्स जो हैं हेल्दी ग्रोइंग सेल में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती हैं, 70 ऐसे राइबोसोम होती हैं। मीजोसोम की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन ही जो अंदर जो है इस तरह अगर इन्वेजिनेट करती है तो इससे हमारे पास ये विजिकल वगैरह बनती हैं, और ज़्यादातर हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का ये जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं, विजिकल ट्यूब्यूल और लमीला बनाते हुए, और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में ये मदद करती हैं। और कुछ की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, मतलब ये गोल्गी एपैरेटस वाले फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले फंक्शन, अगर रेस्पिरेशन की बात करें वो भी इसमें पाए जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर का फंक्शन भी ये परफॉर्म करती है। अगर ग्रैन्यूल्स की बात करें तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो शॉर्ट सप्लाई होती है जहाँ पे हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लिया जाता है। अगर जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ग्लाइकोजन्स, सल्फर्स, फैट्स, ग्लाइकोजन्स, सल्फर्स, फैट्स, ये एंड फास्फेट्स, और कुछ वेस्ट मटेरियल को भी ये अपने अंदर स्टोर करते हैं, जो कि कॉमन वेस्ट मटेरियल ज़्यादा के एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल्स और एस्टिक एसिड्स। स्पोर्स की बात अगर हम करते चलें तो स्पोर्स बैक्टीरिया एक्सटर्नल वेजिटेटिव सेल्स के अगर एक्सटर्नल हो तो एक्सोस्पोर कहेंगे उनको, और विद इन दी वेजिटेटिव सेल हो अगर हमारे पास तो उसको एंडोस्पोर हम कहेंगे। तो डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं जो कि एट लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे ये ग्रो करती हैं, मतलब सिस्ट कब ग्रो करती हैं इनका आपस में कंपैरिजन बहुत आता रहता है। ये लेट स्टेज पे ग्रो करती हैं, और सिस्ट का जो है तो वो हम देखेंगे। स्पोर्स जो है रेजिस्टेंस किसको से होती है, एडवर्स फिजिकल कंडीशंस में कौन सी हैं, लाइट हो सकती है, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, पीएच और केमिकल एजेंट्स, ये सारे के सारे जो है इनसे ये क्या करती है, रेजिस्टेंस का सबब बनती है। और फेवरेबल कंडीशंस जब हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, उस वक्त ये स्पोर बनते हैं, और जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो हमारे पास ये
दोबारा ग्रो कर जाते हैं। मतलब ये इसमें सेल की तादाद हमारे पास ग्रो नहीं कर रही, डबल नहीं कर रही, इसलिए ये कोई मीन्स ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। सिस्ट की बात करें, ये भी दारमेंट थिक वॉल्ड होते हैं और डेजिकेशन से रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन हीट से रेजिस्टेंस नहीं करते। जिस तरह हमारे पास पोर्स हीट से भी और डेजिकेशन से भी रेजिस्टेंस होते हैं, तो लेकिन ये क्या होते हैं, हीट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते। अगर वो बनते कहाँ हैं, वो लेट स्टेज पे हमारे पास बनते हैं सेल ग्रोथ पे, और ये जो है ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स हैं। वेजिटेटिव सेल की डिफरेंशिएशन के दौरान ये बनते हैं और सूटेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं।